नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भाऊ तोरसेकर साहब जुड़ गए हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है। प्रणाम। नमस्कार। तो भाऊ, काफी दिन बाद शरद पवार का एक बयान सुनने को मिला जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को ये सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है, अनुरोध किया है कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं और बैठक को खुद प्रेजाइड करें, अध्यक्षता करें। ये जो खाड़ी का संकट है, इसमें जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप लिए हैं, उसको लेकर के वो देश को विश्वास में लें, विपक्षी दलों को विश्वास में लें, सब दलों को। इसके पीछे शरद पवार की एक पीड़ा भी दिखाई देती है भाऊ। आप अच्छे से विश्लेषित करेंगे उसको, क्योंकि शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ऐसे बहुत सारे दल हैं अब अलग अलग राज्यों में जो या तो अपने घाव सहला रहे हैं, या जिनकी कोई पूछ ही नहीं हो रही है, या जो मेन स्ट्रीम राजनीति से अपने को अब पूरी तरीके से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो इस बहाने कम से कम प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। देखो क्या हो गए, ये लोग इररिलेवेंट हो गए, लोगों से टूट चुके हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तेल के दाम बढ़ते, महंगाई बढ़ती है, दुनिया भर में अलग अलग जंग चल रही है, ये तो उसकी परवाह लोगों को क्यों नहीं है? क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ या बीजेपी सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ लोग रास्ते पर क्यों नहीं उतर रहे? अब एक बात होती है, जब लोग ऐसे उतरते हैं तब उसको लीड करने के लिए, उसको नेतृत्व देने के लिए अपोजिशन होता है। तो ये समझ नहीं पा रहे कि लोग क्यों नहीं उतर रहे, क्योंकि एक बात है कि लोगों को समझ रहा है कि अगर 4 महीने के से ज्यादा टाइम हो गया, ये जंग छिड़ रही है, दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ गए, हमारे यहाँ नहीं बढ़े थे, तो कभी ना कभी बढ़ेंगे, ये लोग समझते हैं ना। देखो, एक घोंसले में एक चिड़िया अंडे डालती है, आगे आगे वो उड़कर उसके बच्चे निकल आते हैं, उसके पर निकल आते हैं, ये बच्चे उड़ने वाले हैं, वो चिड़िया को भी मालूम होता है। इतनी भी अकल इन लोगों के पास बची नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि जनता को विश्वास में ले ले, जनता कौन है? जनता के विश्वास के आधार पर ही कोई इंसान प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। तो आप बोल रहे हो कि हमें विश्वास में ले लो, क्योंकि जनता इनको विश्वास में नहीं ले रही है। इनकी पार्टियां क्या बची है? आप पार्टी चलाते रहो, एक ढांचा, एक रजिस्टर किया, और ये शेल कंपनी जैसी पार्टियां बन गई है। वो फाइलों में पार्टियां है, जमीन पे है नहीं, लोगों में है नहीं। और जो कुछ बचा कुचा जो जनाधार है वो भी निकलता जा रहा है। बंगाल में उसकी सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, उसके पावती मिल गई है, रिसिप्ट मिल गई है। तमिलनाडु में मिल गई है, केरला में मिल गई है, आसाम में मिल गई है। कि आप जनता से टूटे हुए, जनता का आप पर विश्वास नहीं रहा। ये सारे के सारे ममता के पीछे डटकर खड़े थे, क्योंकि बंगाल में जनता का प्रॉब्लम क्या है इनको पता नहीं था। तो इसलिए बोल रहे कि जनता का तो आप पर विश्वास है, हाँ, आप हम पर भी आप थोड़ा विश्वास दिखाइए, ताकि जनता हमें रिकॉग्नाइज करे कि हम हैं, हम अपोजिशन में हैं। हमको भी प्रधानमंत्री बुलाकर समझाना चाहते हैं। मुझे अजीब लगता है, उम्र क्या हो गई है, चुपचाप पड़े रहो यार, चुपचाप पड़े रहो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको अपमानित हुए बगैर खाना हजम नहीं होता। ममता को देखो, बुरी तरह से हार गई, मैं नहीं रिजाइन करोगी। अरे क्या बात कर रही यार, क्या बात कर रही? 7 तारीख को विधानसभा खत्म, विधानसभा का विश्वास खत्म, और विश्वास खत्म का मतलब मुख्यमंत्री खत्म।
तुम्हारे रिजाइन होने ना होने से कुछ होता ही नहीं है, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से, अपने भ्रमजाल से निकलना नहीं चाहते। तो भ्रमजाल उन्होंने औरों के लिए, दुनिया के लिए बना के रखा था, या अब खुद ही उस भ्रमजाल में फंस गए और पता नहीं चल रहा है, तो निकले तो कैसे निकले? तो पवार भी उसी कैटेगरी में आते हैं, पवार भी उस कैटेगरी में आते हैं ना। उनकी पार्टी बची नहीं है। जिस भतीजे ने पार्टी उठा के ले ली, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी जो पत्नी है यानी शरद पवार की बहू है, वो आजकल पार्टी चला रही है, जिसको इन्होंने बाहर की वाला बोला था। तो अरे ढंग से अपना घर तो चलाओ, फैमिली चलाओ, अपनी पार्टी चलाओ। बातें दुनिया की कर रहे हैं कि इसरो ने, नासा ने एक कॉन्फ्रेंस लेके अपोजिशन को समझाना चाहिए कि चंद्रयान कहां पहुंचा है, कहां फंसा है। अरे तेरे से मतलब क्या है भाई? हु आर यू? जनता को विश्वास में ले ले। तुम्हारी तबीयत के बारे में जनता को जरा विश्वास में ले लो कि उठ नहीं पाते, रुग्णशैया पर पड़े हो, चुनाव आयोग के ऑफिस तक नहीं जा पाते, राज्यसभा में व्हीलचेयर पर बैठकर आना पड़ता है, तो तुम एमपी क्यों बने? इसका पहला जनता को विश्वास देकर समझाओ। मैं मानता हूं कि शरद पवार को सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि ऐसी विकलांगावस्था में उनको राजनीति में जगह खाली करने की इच्छा क्यों नहीं है, इसके बारे में महाराष्ट्र की जनता को पहले विश्वास में ले लो। बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनकी एक समस्या ये होती है, उनको खुद को क्या करना है पता नहीं, बाकी दुनिया में हर एक किसी को क्या क्या करना है इसकी जानकारी इनके पास पूरी होती है। दूसरे ने पतलून पहनी है या और कोई पहना है, टोपी पहनी है, हाथ में लाठ है या है नहीं है, अपने कमर को पतलून नहीं है उस पर ध्यान नहीं है। कितनी बेशर्मी की बात है कि नंगा किसी लंगोटी वाले को समझा रहा है, आज तूने शर्ट क्यों नहीं पहनी? अरे शर्ट की बात छोड़, जिसको इज्जत बोलते वो ढकने के लिए तूने लंगोटी तक नहीं लगाई। तो इतनी बेशर्मी हमारे यहाँ रूटीन लाइफ बन गई है, पॉलिटिक्स पब्लिक लाइफ में बेशर्मी है, और मैं उसका जिम्मेदार मीडिया को पकड़ता हूं कि ऐसी बात को पब्लिश नहीं करना चाहिए। क्या पब्लिश करे, क्या पब्लिश ना करे, ये भी ध्यान में होना चाहिए। शरद पवार कल परसों के कोई कोई है, अरे छोड़ दो, आज की बात करो। परसों मैंने एक वीडियो डाला था कि विपक्ष को भविष्य नहीं है क्योंकि विपक्ष अतीत में है। भविष्य वर्तमान का होता है, अतीत का भविष्य नहीं होता है। तो इनको पता ही नहीं है, अतीत में चले गए और सोच रहे भविष्य के बीच में वर्तमान होता है, उसका क्या? तो मुझे उस पर क्या रिएक्ट करना समझ में नहीं आता। और ये विपक्ष के नेताओं को हुआ क्या है? अरविंद केजरीवाल जाकर के कोर्ट में जिरह करते हैं स्वर्णकांता शर्मा से, ममता बनर्जी पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, सीजेआई की अदालत में बहस कर रही थी, खड़े होकर के सफाई दे रही थी, कल हाई कोर्ट में पहुंच गई बाकायदा वकीलों का बहाना पहन करके। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बंगाल राज्य बार काउंसिल को एक चिट्ठी लिख करके पूछा है कि क्या ये प्रैक्टिशनर वकील हैं, क्या रजिस्टर्ड हैं, क्या इससे पहले इन्होंने कभी प्रैक्टिस की है, वकालत की है, क्योंकि 2011 से 26 तक तो ये मुख्यमंत्री थी, और क्या ये वाकई रजिस्टर्ड हैं वहां पर? अगर नहीं है तो कैसे ये वकील के तौर पर वहां पहुंच गई? तो ये क्या शौक चल रहा है इन लोगों को? नहीं, हेडलाइन में रहना यही इनका मकसद बन गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उनको पता है कि कोई कुछ चीजें अब कुछ लोग देखो, अब
2018, यानी 8 साल तो हो गए, सॉरी 16 की बात है, हाँ 10 साल तो हो गए नोटबंदी को। अब उस समय की 500 की नोट हो, उस समय की 1000 की नोट हो, ये अभी भी चलाना चाहते हैं। उनको लगता है चल जाएगी, नहीं चलेगी ना। आपको लगता है उतने सामने लोग उल्लू नहीं बैठे। आप किसी भी गांव में जाकर एक अनपढ़ कोई सब्जी बेच रहा है, उसको 10 साल पुरानी नोट दे दो, वो लेगा नहीं, बोलेगा ये बात हो गई है, ये कागज का टुकड़ा है। लेकिन इनको लगता है नहीं 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 नहीं, हम ज्ञानी है, हम किसी को भी उल्लू बना सकते हैं। तो वैसे केजरीवाल हो या ममता हो, वो अपने भ्रमजाल में फंस गए और उससे निकलना नहीं चाहते। अब आप आपको और एक बात बोलूं कि बार बार मैं टीवी डिबेट या ये सुनता हूं, तो वो बोलते सीबीआई पिंजरे का तोता है, पिंजरे का तोता है। अरे सीबीआई को पिंजरे का तोता कब बोला गया था? जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल। यूपीए की गवर्नमेंट थी, मोदी की गवर्नमेंट के समय में कभी भी सीबीआई को किसी ने पिंजरे का तोता नहीं कहा है। लेकिन ये गलत करेंगे, 500 की आज की नोट देंगे, 1000 की 15 साल पुरानी नोट देंगे। उनको लगता है दोनों मिलकर गिनकर लोग जाए। अरे अंधा भी आंखों से बंद करके गिनता है तो उसको पता चलता है इस नोट का साइज जो है वो बता रहा है कि ये नोट आज की नहीं है। उसको आंखें ना हो तो भी जान सकता है। लेकिन इनकी बात ऐसी है कि उनको लगता है दुनिया तो हमारे इशारे पर चलती है। हमने बोला तो सूरज उगेगा, नहीं तो बोलेगा ठीक है आज कैजुअल लीव लेता हूं। सूरज तुम्हारे इशारे पर नहीं चलता। तो ऐसा लगता है अब छटपटाहट तो चलती रहेगी। जूते मारकर निकालने तक जो रुकने पर आमादा होते हैं, उनको लोगों के जूते खाने पड़ते। जहां जहां ममता जा रही है, उसके एमपी वगैरह जा रहे हैं, उनको लोगों के जूते खाने पड़े। चोर 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 लोग हर जगह। टीएमसी वाला जाता है, वो हवाई जहाज में हो, रेलवे स्टेशन में हो या और कहीं हो, कोर्ट में हो, उस कोर्ट में भी जहां ममता गई, उस कोर्ट में भी कुछ वकील चिल्ला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, चोर 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 करके। कम बिल्कुल। से कम शर्म तो रखो। इज्जत तो नहीं है लेकिन शर्म तो रखो यार, शर्म तो रखो। लेकिन ये बेइज्जत होने पर आमादा है, क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। करने के लिए कुछ बचा नहीं। एक बात होती है कि एक स्टैंडर्ड आप उठा के ऊपर ले जाते हो ना, तो उसके बाद नीचे के स्टैंडर्ड वाले स्पर्धा में बचते ही नहीं। जिस ढंग से पिछले 10-12 साल ने मोदी ने प्राइम मिनिस्टर होने के बाद और अमित शाह ने जिस ढंग से पार्टी का गठन और संगठन करने के बाद पब्लिक लाइफ में काम करने के लिए इतना बड़ा स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया है कि इसकी तुलना में ये खड़े भी नहीं हो सकते। दौड़ने की दूर की बात है, ये बिल्कुल। खड़े नहीं हो सकते उस लाइन में। जो उधर बोलते हैं ना, वो छाती नापी जाती है, ऊंचाई नापी जाती है, उसका कोई स्टैंडर्ड होता है ना। वैसा ये स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया है कि ये अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप हो या छोटे मोटे नेता कार्यकर्ता हो, उनकी भाषा हो, ये उस स्टैंडर्ड के बहुत नीचे रह गए और प्रयास भी नहीं करते कि हम उठकर वहां तक पहुंच जाए, कि कम से कम हम रेस में आए। ये रेस में भी नहीं है। इसलिए तमिलनाडु में वो विजय नाम का एक्टर आ गया, उसने इनको हरा दिया। सही। और दूसरी बात, केरल में इनको मुख्यमंत्री तय करने में आ रहे, एक तो 4 राज्यों में 3 राज्यों में बचे हो, तो एक राज्य का मुख्यमंत्री आप तय नहीं कर पा रहे। 10 दिन लग और गए। दुनिया में कहीं जंग होता है तो मोदी को इमीडिएट रिएक्ट होना पड़ेगा, वरना तो मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। 10 दिन आपके पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये तय था 4 दिन, 4 मई के रात को। 10 दिन आप क्या कर रहे थे? कॉम्प्रोमाइज हुआ था, बोलो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे।
तो इतनी बेशर्मी है, बेशर्मी है। तो ऐसे बेशर्म लोग जो होते हैं ना, उनको लोग डील करते हैं, आम जनता डील करती है कि एक सर्टन लेवल तक हम सब सह लेते हैं। हमारे घर में कोई बच्चा हो, ज्यादा मस्ती करता है, ये करता है, वो करता है, हम एंजॉय करते हैं, लेकिन एक समय आता है उसको थप्पड़ मार के चुप करना पड़ता है। तो वो थप्पड़ का मतलब जनादेश होता है, वो थप्पड़ का मतलब जनादेश। अब ना समझो तो दूसरी थप्पड़ पड़ेगी कि इसको बंद कर दो रूम में, इसको घर से बाहर कर दो, ये होने वाला है। तो केजरीवाल हो या ममता हो, वो बेशर्मी के पुतले हैं। विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की कि भाई अगले 1 साल तक आप सोना ना खरीदें, इसके अलावा विदेश यात्राएं ना करें। किफायत रखने के लिए कहा भाई आप गाड़ी पूल कर लो, पूलिंग कर लो, सार्वजनिक जो आपके व्हीकल हैं, मेट्रो है, उनसे यात्रा कर लो। इसमें क्या बुराई थी भाऊ? इस पर वितंडा खड़ा किया गया, बवाल खड़ा किया गया, और मीडिया ने भी लंबे लंबे कार्यक्रम चलाए और बहस करनी शुरू कर दी कि प्रधानमंत्री अपने पे अंकुश लगाएं, दूसरों पर क्या। प्राइम मिनिस्टर को हमने केवल एक और सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी के साथ दिल्ली की सड़कों पर केवल 2 व्हीकल के साथ जाते हुए देखा, जबकि प्राइम मिनिस्टर को यह खतरा नहीं लेना चाहिए। केवल इन लोगों की आत्मा की संतुष्टि के लिए वो इतना बड़ा खतरा उठा रहे हैं। नहीं नहीं, उनके संतुष्टि के लिए नहीं। एक बात आप समझ लो, नरेंद्र मोदी या ऐसे इंसान हैं कि वो आपको संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो जेन्युइनली, उनको लगता है काफिला नहीं होना चाहिए तो भाई 50 गाड़ियां नहीं, 2 गाड़ियों आगे पीछे, काम खत्म, चलो निकलो बाकी सब। ये अपोजिशन को या मीडिया को संतुष्ट करने के लिए नहीं करते, लेकिन इनको किसी ना किसी चीज पर रोज बवाल खड़ा करना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसी कौन सी फिल्म, नाटक या उपन्यास आपने देखा है कि जिसने सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो खबर बनती है ना, नहीं चल रहा है तो खबर बनती है। अब वो आपका रवीश कुमार, उसका मैंने सुना कि कहीं से कहीं गुरुग्राम या कहीं से जाने वाला 5 घंटे का टाइम कम लगेगा। तो बोला 5 मेरठ घंटे से जल्दी जाकर क्या, 5 घंटे। मेरठ से प्रयागराज। हाँ, तो 5 घंटे जल्दी जाकर करेगा क्या वहां? अब इसके माँ बाप ने इसका शरीर ऐसा पैदा नहीं किया कि जो 10 साल में 1 साल बढ़े। अब ये तो 60 साल का दिखाई देता है, लेकिन अकल तो 6 साल की है। तो ये पहले जाकर अपने माँ बाप से पूछे, मुझे इतनी अकल कम थी तो मैं बाकी बच्चों जैसा हर साल उतना ही बढ़ता जाऊं, 10 साल में 1 साल के बच्चे जैसा मेरा शरीर ना बढ़े, इसके लिए आपने क्यों प्रयास नहीं किए? मैं 60 साल का हो गया, लेकिन 6 साल के बच्चे की अकल मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूं? ये अपने माँ बाप को जाके पहले रवीश कुमार पूछे। यानी ये अकल है उनकी। हमारे यहाँ भी एक एडिटर है पेपर के, एक सम्मेलन में परिसंवाद था, तो उन्होंने ये जो नागपुर से मुंबई का समृद्धि मार्ग बना, तो उन्होंने अपनी अकल वहां दिखा दी। बोले उस समृद्धि महामार्ग से ट्रैक्टर नहीं चल सकता, तो उसका क्या फायदा है? तो मैंने उनको पूछा, भाई मैंने पहली बार देखा है, मैं समझता कि ट्रैक्टर खेत में चलने के लिए, हाईवे ट्रैक्टर चलाने के लिए बनाते हैं, आपके अकल से निकली हुई आप। मुझे बड़ा ज्ञान मिल गया आज। ये सब पूरा लोग, भीड़ थी जमा हुई, हंसने हंसने लगी। वो बाद में लगे आपने मेरी मजाक उड़ाई। मैंने बोला आपने खुद की मजाक उड़ाई है। ट्रैक्टर कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है, अनपढ़ किसान भी जानता है, आप क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपको सरकार की निंदा करनी थी। तो आप सरकार का अच्छा भी काम गलत कैसा है, इस पर चले गए। तो दिमाग सही रास्ते पर चलने के लिए होता है, आप दिमाग भी गलत रास्ते पर चला रहे हो।
तो आप ट्रैक्टर किस रास्ते पर चलाओगे? कल आप बोलोगे ये क्या के लिए एयरपोर्ट बनाया? इस रनवे पर किसान को ट्रैक्टर नहीं चलाने देंगे, ये भी बोल सकते हो आप। क्योंकि आपको रनवे किस लिए होता है, हाईवे किस लिए होता है, रास्ता किस लिए होता है, ट्रैक्टर किस लिए होता है, ये भी पता नहीं। लेकिन आप तो ज्ञानी हो, तो ज्ञानी हो तो आपको हक बनता है। अब मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। बिल्कुल दिया है, संविधान ने तुमको आत्महत्या करने का भी हक दिया है, कभी उसका भी इस्तेमाल कर लो तो हमको छुटकारा मिले ऐसे लोगों से। भाऊ, जरा बंगाल पर चर्चा करने से पहले एक सवाल, ये जो मीडिया के मठाधीश बैठे हुए हैं, जो हर चुनाव के नतीजों के बाद ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि इनसे गलती हो रही है आकलन में, और ये पक्षपातपूर्ण तरीके से चीजों को एनालाइज करने का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समय निकलता है ये फिर पुराने ट्रैक पर आ जाते हैं। ये फिर उसी तरीके से जोर लगा करके, एक होता है तर्क वितर्क, एक होता है कुतर्क, ये कुतर्कों पे आ जाते हैं फिर से। और फिर अगले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है या जो इनकी अपेक्षा होती है उसके अनुरूप फैसले नहीं आते हैं, तो फिर मानते हैं कि हाँ हमने गलती की है। ऐसे लोगों की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, और ये विपक्ष का भला कर रहे हैं या उनको रसातल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो एक बात आप समझ लो, उनकी क्रेडिबिलिटी आपके पास है, मेरे पास है, मीडिया में, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। मैंने आज एक वीडियो डाला है कि विपक्ष को अगर अपने पैरों पर खड़ा रहना है, सरवाइव करना है, तो पहले गोदी मीडिया के गोदी से उतर जाओ, तब जाके आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। मैंने बीच में पिछले शनिवार की बात है, मैं एक प्रोग्राम में गया था, उधर एनडीटीवी का जो मराठी चैनल है उस पर मुझे बुलाया था गपशप करने के लिए, थोड़ा पॉडकास्ट के लिए। तो मैंने उन बच्चों को पूछा, आप बिल्कुल गलत आंसर देने वाले नमूने कहां से ढूंढ कर लाते हो, पहले मुझे बताओ, जिनका हर कोई कंक्लूजन, निष्कर्ष गलत ही साबित होता है। ऐसे एक्सपर्ट कहां मिलते हैं, कौन से बाजार में मिलते हैं, जरा मुझे दिखाओ। तो ये सब एक्सपर्ट ऐसे हैं। तो उसमें एक लड़के ने बढ़िया जवाब दिया, बोले भाऊ एक बात होती है, आप तो चैनल पर आते नहीं, तो अवेलेबल जो कचरा होता है उसमें से उठाना पड़ता है। तो वो जो बोला है वो बढ़िया है कि आप जिनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बोलते हो ना, वो कचरा है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। लोग जानते हैं, लोग उनको सुनते भी नहीं है। आजकल किसी चैनल पर भी उनको बुलाते नहीं तो यूट्यूबर में घुसे। तो आपका 4 मई के प्रोग्राम में मैंने बोला था ना कि आप पूछो योगिंदर तू है किधर, तो ये तो उनके कुलपति है। हमखास गलत एनालिसिस करना ये इनका फर्ज बना है। तो मैंने शायद आपको पहले बोला था, एक बार कही चुटकुला कि बहुत 30-40 साल पुरानी बात है, हम दोस्त के घर गए थे तो उसका बच्चा स्कूल में जाता था, 4ठी-5वीं कक्षा में था। तो आकर कोई भी ऐसा पजल डाल देता था, तो हमको पूछा, भाऊ मामा एक बात बोलो कि अगर सांप शराब पी जाए तो कैसे चलेगा? तो हम चौंक गए, सांप शराब पीता है? बोले कैसा चलेगा बोलो। तो हमने दिमाग इतना चलाया कुछ नहीं, आखिर वो बोला, अरे बामा सीधी बात है, सांप शराब पिएगा, नाग शराब पिएगा तो सीधा चलेगा, नॉर्मली वो टेढ़ा चलता है। तो ये लोगों का दिमाग वैसा है, वो हमेशा टेढ़ा चलेगा। कुत्ते की धुन जैसे लोग हैं, उनसे कोई मुझे उम्मीद भरी। हाँ, मैंने जब योगेंद्र का बंगाल के बारे में आ गया तो मैंने लास्ट टाइम उसमें चुनाव के पहले एक वीडियो बनाया था, लो अब योगेंद्र यादव का भी आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि वो अगर बोलेगा बीजेपी हारेगी तो बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी।
आपकी शाप वाणी अगर वरदान बन जाती है आपके दुश्मनों को, तो कम से कम शाप देना बंद करो। इतनी भी अकल जिनके पास नहीं है वो सबसे बड़े ज्ञानी हैं। और फिर बोलेंगे यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। यानी इनकी विद्रूपता ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा देखते भाव मैं बंगाल पर तो नहीं, लेकिन बंगाल की जीत चूंकि बहुत बड़ी है, एक मैसेज भी गया है इसका, और न केवल हिंदुस्तान के भीतर और विपक्ष के दलों को, और जिसकी हम बात कर रहे थे सो कॉल्ड मीडिया को, बल्कि अब आगे के लिए पूछा जा रहा है कि 2027 का जो एक चुनौती है, क्योंकि मैं हर चुनाव को चुनौती मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि इतना आसान होता है। हर चुनाव के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उसे चुनौती के रूप में लेना होता है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा ये शुरू में है, और हिमाचल और गुजरात ये 2027 के लास्ट में है। तो इनमें उत्तर प्रदेश अपने आप में एक चुनौती रहेगा ही रहेगा। और क्या पंजाब में बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी पैर जमाने के बारे में सोच सकती है? उन्होंने काम शुरू कर दिया होगा। देखो एक बात है, बीजेपी एक स्कॉलर बैच का स्टूडेंट है, तो वो स्कॉलर बैच का स्टूडेंट होता है, वो 12 महीने स्टडी करता रहता है। एक बार अटेम्प्ट में फेल हो गया, ठीक है, अगले अटेम्प्ट के लिए फिर से शुरू हो जाता है। तो इसलिए चुनौती वगैरह होती है जब आपको जीतना है, तो चुनौती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, उत्तर प्रदेश चुनौती नहीं है, हाँ, उसमें जो मिला है उससे भी बेहतर करना है, तो वो तो चुनौती होती है। भाई 92 पर आए थे, 96 से 98 तक कैसे पहुंचे? तो कुछ लोग होते कि वो बोलते ठीक है, हमने इस टाइम उनको 12% मिले, अगले टाइम में हम 99% लाएंगे, और शुरू कर देते और 12 से 11 तक आ जाते, आगे जाते नहीं। तो आपके सामने जो चुनौती है वो समझकर आप जाएंगे तो आपको जीतने के आसार बन जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता बीजेपी के लिए, बीजेपी का चुनाव तंत्र अलग है, और जब समय नजदीक आ जाता है तो पार्टी के बड़े चेहरे लाए जाते हैं, और बाकी जो चुनाव का काम चलता है वो चलाने वाले नाम भी आपको मालूम नहीं होंगे, ऊपर देखे पीछे रहते। तो ये उन्होंने अपना संगठन इस ढंग से बनाया है कि हर साल में दो चार चुनाव आने वाले हैं, उसके तैयारी में लगे रहो। जब चुनाव आएगा तब बाकी लोगों को एक एक की कहा किसको प्लेस करना है वगैरह वगैरह ले लेंगे। तो इसलिए चुनौती है, क्योंकि वो पार्टी चलाना ही चुनौती मानते, चुनाव को चुनौती नहीं मानते, ये फर्क है। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।